आज से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 15 एकदम फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो अपन ने पढ़ा है वो मानवों से रिलेटेड यानी प्राणियों से रिलेटेड ही पढ़ा है। चाहे से कोई ग्रंथि पढ़ी है तो प्राणी, स्केलर सिस्टम पढ़ा है तो भी वो प्राणियों का पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है तो वो भी प्राणियों का पढ़ा है, अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है वो भी प्राणियों का ही पढ़ा है, एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ा है वो भी प्राणियों का ही पढ़ा है। बेचारे प्लांट्स की तो बात ही नहीं हो रही। मतलब चैप्टर 16 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 21, 22 ये चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ अभी तक। इनमें प्राणियों की ही बातें चल रही थी। अब टर्न आ गया पादपों का, अब आ गया है टर्न प्लांट्स का। फ्रेश। अच्छा, इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है? प्लांट्स में क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो ग्रोथ, वृद्धि और डेवलपमेंट। वृद्धि और डेवलपमेंट, आगे परिवर्तन, इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। हाँ, अब इस वृद्धि पर कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं, इनके डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कौन कौन से हार्मोन, फाइटो हार्मोन, फोटोपीरियडिज्म क्या असर डाल रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अपन मानव में पढ़ते हैं कि एग होता है, अंड होता है, और नर में होते हैं शुक्राणु, स्पर्म। ये दोनों फ्यूज़ करते हैं और युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज। तो हमें इसका तो पता है अभी कि हाँ ये दोनों मिलेंगे फिर जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से ब्लास्टूला। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, हमें पता है क्योंकि मैं बता चुकी हूँ ये चीज़, ब्लास्टूला फिर गैस्टूला, ये मैं बता चुकी हूँ। तभी मैं इतनी शॉर्ट से बोल रही हूँ कि ये तो हम जान चुके हैं थोड़ा बहुत, बट पादप का तो जाना ही नहीं अभी तक। कि बीज है, बीज से पहले मूल तंत्र निकलेगा, फिर शीर्ष से जैसे प्ररोतंत्र निकलेगा, जो शूट बनाएगा, रूट से रूट बनेगी। ठीक है, कैसे ग्रोथ होगी, कैसे पत्तियां बाहर आएगी, कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, लाइट चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ये सब देखेंगे अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा ये इंट्रोडक्शन है जो मैंने बता दिया अभी अपने। स्टार्ट करते हैं वृद्धि से। ये देखो कितना ब्यूटीफुल डायग्राम बता दिया। अभी मैं बात कर रही थी कि प्लांट की वृद्धि होते तो देखी ही नहीं, अभी देख लो। ये देखो ये क्या है, ये देखो मैं जूम कर देती हूँ। ये बना हुआ है बीज। ये क्या बना हुआ है? बीज। बीज से क्या निकला है? बीज पत्राधार। अब ये जो बीज पत्राधार है, इससे सबसे पहले क्या बन रही है? इससे सबसे पहले क्या बन रही है? ये देखो, रूट्स, जड़ें। जैसे ही जड़ों का काम होता है, यहाँ से ये बीज फट के ये देखो ये बाहर आ जाएगा और ये मिट्टी से बाहर आ जाएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी भी देखो ये बीज पत्र है, दिख रहा है बीज पत्र, एरो दिख रहा है बीज पत्र। ठीक है, ये देखिए ये यही चीज़ है, यही चीज़ है। देखो किस तरह से सीधा खड़ा हो रहा है। अब ये बीज पत्र देखो क्या पहले कैसा था, देखो, और अब देखो कैसे स्प्लिट हो गया है, दो बीज पत्र। इसे देखो, अब प्ररोतंत्र देखो, शूट, ये देखो ये बन रही, और आगे और भी देखो ग्रोथ, पूरा शूट का शूट ही। आगे फ्लावरिंग फेज भी आएगी। तो ये देखो ये परिवर्तन बताया कैसे डेवलप हो रहा है, बीज से एक प्लांट कैसे बन रहा है, ये देखो ये दिखाया गया है। ठीक है, यही है वृद्धि, प्लांट में यही है वृद्धि। अब कैसे कैसे हो रही है, कौन कौन से उत्तक जिम्मेदार हैं वो हम पढ़ेंगे। कौन कौन से उत्तक जिम्मेदार है हम वो पढ़ेंगे। पादप वृद्धि प्राय अपरिमित है। आपने नोटिस किया है कि जो प्लांट होते हैं उनकी हाइट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसकी वजह क्या है कि जो ये इतनी असीमित वृद्धि हो रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इसके पास जो उत्तक है जिसे बोलते हैं मेरिस्टेम।
जिसे बोलते हैं मेरिस्टेम, हिंदी में बोलते हैं विभजोतक। बस यही है वो ऊतक जो प्लांट को, पादप को निरंतर वृद्धि करवाएगा, निरंतर वृद्धि करवाएगा। अभी इसका है ना एक डेटा भी आएगा, उससे और भी बेटरली समझ में आएगा, इसका डेटा भी आएगा। तो जो विभजोतक है वही जिम्मेदार है विभाजन के लिए, कोशिकाओं की निरंतर विभाजन के लिए वही जिम्मेदार है। अगर मान लो जिस दिन इस विभजोतक ने डिवाइड करने की कैपेसिटी खो दी, जिस दिन विभजोतक ने डिवाइड करने की क्षमता खो दी, तो समझो उस पादप की एजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। एजिंग मतलब वृद्ध होना लग जाएगा वो, और डेड हो जाएगा एक दिन। तो अब समझ में आ गया क्यों ज़रूरी है। अपने में ये चीज़ नहीं है, तभी तो अपन जल्दी जब मरते हैं। नेक्स्ट, ये देखो, ये यहाँ पे कुछ काट लिए गए हैं। ये प्रोतंत्र, ये शूट का भाग है, ये भाग है शूट का, प्रोतंत्र। ये भाग है मूल का। अब इसमें ये डायग्राम में बताना क्या चाह रहा है कि विभजोतक कहाँ पर है। देखो, मूल के पास जो विभजोतक है वो मूल के पास है, और जो प्रोतंत्र जो शूट के पास है वो उसका अलग है। मतलब कि ऐसा मत सोचना कि एक पादप जो है वो अपन देख रहे खड़े खड़े, हाँ देखो कितनी बड़ी हाइट हो गई, पहले 1 फीट का था, फिर 2 फीट का हुआ, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। क्यों? क्योंकि हम इतना थे कि हाँ भाई टिप पे क्या है, विभजोतक है और निरंतर डिवाइड किए जा रहा है। तो हाँ जी देखो ऊंचाई लिए जा रहा है, प्लांट लिए जा रहा है। इस गलतफहमी में मत रहना कि खाली शूट ही यही प्ररोही कर रहा है ऊंचाई में वृद्धि। नीचे भी विभजोतक है, किसके पास? मूल के पास। जो जड़ें हैं ना वो 1 फुट, फिर 2 फुट, 3 फुट, इस तरह से गहरी होती जाती है। जितना बड़ा प्लांट ऊपर से दिख रहा है ना आपको, यकीन मानो जड़ें भी उतनी दूर तक ही फैली हुई है उसकी। क्यों? क्योंकि मूल के पास भी विभजोतक है जो निरंतर डिवाइड करेगा, निरंतर मूल की कोशिकाओं में विभाजन करवाएगा। उसी प्रकार जो शूट है, जो प्ररोतंत्र है, जो तना, पत्ती, ब्रांच, फूल, पादप, ये सब, इनके एंड पे भी क्या है? विभजोतक है। तो विभजोतक क्या करेगा? निरंतर वृद्धि करवाएगा, सेल की ग्रोथ करवाएगा। बढ़ते जाओ लंबाई में, चौड़ाई में, बढ़ते जाओ। ये तब तक पॉसिबल है जब तक विभजोतक जिंदा है, जब तक ये डिवाइड कर रहा है तब तक ये चलेगा। जिस दिन इसने डिवाइड करना बंद करके और फंक्शन लेके बैठ गया, तो डिवाइड कौन करेगा? अरे ये डिवाइड करने वाला एक यही तो फैक्टर है। अगर ये ही डिवाइड करना बंद कर देगा तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कि फिर क्या होगा? डिवाइड करने वाली चीज़ अगर डिवाइड नहीं करेगी तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वृद्धि होगी क्या? उसमें नहीं होगी, और धीरे धीरे ख़त्म। ठीक है, तो ये शिखाग्र विभजोतक है, और जो प्ररो जो ये था वो मैंने आपको बता दिया है। भाई मूल के पास अपना विभजोतक है जो नीचे की ओर वृद्धि करेगा, ऊपर की ओर करेगा, दाएं करेगा, बाएं करेगा। प्ररो के पास अपना विभजोतक है जो ऊपर भी वृद्धि करेगा, नीचे भी करेगा, दाएं भी करेगा, बाएं भी करेगा। सिंपल। अच्छा, वृद्धि माप योग्य है, ये लो। अभी तो बोला कि वृद्धि जो है वो असीमित है, अपरिमित है, मतलब निरंतर होती है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप मेजर नहीं कर सकते। भाई प्लांट की वृद्धि हो रही है तो क्या आप मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप मेजर कर सकते हो। आप उसकी हाइट भी मेजर कर सकते हो, उसका आयतन भी मेजर कर सकते हो, उसकी वृद्धि भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, कुछ तो ऐसी हैं एनिमल सेल जिसकी आप सेल भी मेजर कर सकते हो, तो वृद्धि को मापा जा सकता है। देखो, वृद्धि को मापा जा सकता है, चाहे उसका भार नापो, चाहे उसकी वृद्धि देखो, चाहे उसका शुष्क भार देखो। देखो, शुष्क भार वो होता है जिसमें वाटर कंटेंट ना हो, और ताज़ा भार वो होता है जिसमें पानी हो। आप लंबाई भी माप सकते हो प्लांट की, आयतन, कोशिकाओं की संख्या, ये सब माप सकते हो आप। देखो, इसने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि
एक मक्के की मूल शिखाग्र विभेदक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती है। देखो, एक घंटे में 17,500 कोशिकाएं पैदा कर देता है कौन? मक्के का प्लांट। मक्के का प्लांट में कौन? उसका जो मूल विभेदक है ना, वो। देख रहे हो पावर, देख रहे हो? एक घंटे की बात कर रहे हैं ये, प्रति घंटा। और ये देखो तरबूज का आंकड़ा देखो आप, 3.5 लाख, 3,50,000 गुना। मतलब एक तरबूज में कोशिकाओं के आकार में वृद्धि 3.5 लाख गुना तक हो सकती है। तो आप देख रहे हो, अब देख रहे हो, आपकी वृद्धि को मापा जा सकता है, आप बिल्कुल नाप सकते हो। एक पराग नलिका की वृद्धि लंबाई में जो बढ़ रही है, वो नाप सकते हो आप, वो नाप सकते हो आप। अब यहाँ पे लिखा है वृद्धि के चरण। इसमें वृद्धि के चरण में क्या कहना चाहता है, देखो पढ़ते हैं कि वृद्धि के चरणों को 3 चरणों में बांटा गया है। विभेद्योतकी, दीर्घीकरण और परिपक्वता। ये एंडिंग है, परिपक्वता एंडिंग है, फिर विभाजन नहीं होता। यहाँ परिपक्वता में आने के बाद वो विभाजन वगैरह नहीं होता है, सीधे मैच्योर होते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है विभेद्योतकी चरण में, क्या कहना चाह रहा है कि विभेद्योतकी चरण में कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा प्ररोढ़ शिखाग्र, देखो यहाँ पे मूल शिखाग्र है ये, और ये प्ररोढ़ शिखाग्र है, दोनों में लगातार विभाजन होता है। क्योंकि विभेद्योतकी बने इसलिए कि निरंतर विभाजन करे, निरंतर विभाजन करे, तो ये यही काम करेगी, और कुछ करवा मत लेना इससे। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती है, बिल्कुल सब कुछ है इनके पास, और व्यापक सलक्ष्य केंद्रक और अधिकृत किए जाते हैं। मतलब इनके पास इनका न्यूक्लियस भी है। ओके जी। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक पतली व प्रचुर जीवद्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेलुलोजिक होती है। इनकी जो भित्ति होती है ना, सेल वॉल, वो सेलुलोज की बनी होती है। देखो किसी किसी की प्लांट की जो भित्तियाँ होती है, किसी किसी पार्ट की बनी होती है सेलुलोज की, किसी जगह की बनी होती है पैक्टिन की, किसी जगह बनी होती है लिग्निन की, किसी जगह बनी होती है हेमिसेलुलोज की। तो यहाँ पे जो विभेद्योतकी है, इसकी जो भित्ति बनी है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। देखो देखो ये वृद्धि के चरण देखो, पहले ये देखो सीक्वेंस देखो, अ ब स द य र ल व। देखो वृद्धि, देखो हर एक पॉइंट आउट किया गया है कि इतना सा सीड था, मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए, मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए, और फिर मैंने ग्रोथ देखी। तो देखो ये देखो, पहले ये स्पेस दिख रहा था क्या आपको? जब मैंने ये पॉइंट बनाए थे तब आपको दिख रहा था क्या? देखो ये देखो, इनके बीच का गैप देखो, इनके बीच का गैप देखो कितना सा, दिख भी नहीं रहा। पर इनकी आफ्टर वृद्धि देखो आप, क्या मेजरमेंट ले पा रहे हो? देखो ये देखो मेजरमेंट ले पा रहे हो, वृद्धि देख रहे हो आप? अब ये क्या है, ये चीज़ क्या है? ये है दीर्घीकरण क्षेत्र की पहचान करना, कैसे दीर्घी इलोंगेटेड हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते, देखो लिखा हुआ होगा, कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। एक सेकंड, कहाँ पे थे? विभेद्योतक क्षेत्र के समीपस्थ। अच्छा, विभेद्योतक क्षेत्र के पास में ही कौन सा क्षेत्र है? कोशिका का दीर्घीकरण क्षेत्र। ठीक है, इस चरण में कोशिकाओं का बड़ा हुआ रसधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशेषताएं होती है। मतलब कि वो ही इलोंगेटेड करेगा पौधे को। दीर्घीकरण देखो, ये दिख नहीं रहा क्या? देखो कैसे इलोंगेशन कर रहा है, इतनी सी सेल थी उसको देखो इलोंगेट कर दिया, दीर्घीकरण कर दी। पुनः शिखाग्र टिप से आगे अर्थात दीर्घीकरण के अधिक समीपस्थ अक्ष का वह स्थित होता है जो कि परिपक्वता चरण से होता हुआ जा रहा है। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती है। मतलब यहाँ पे डिवाइडिंग नहीं होने वाली है, यहाँ पे डिवाइडिंग नहीं होने वाली है। उनकी भित्ति की मोटाई रसदानी चरण पर होती है, मतलब इससे ज़्यादा और कुछ डेवलप नहीं होगा। तो ये था आपके वृद्धि के चरण। विभेद्योतकी डिवाइड करेगा, दीर्घीकरण इलोंगेट करेगा, और परिपक्व क्या होगा? अब ये मेचर हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। परिपक्व है, फंक्शन आ जाएगा इसके पास।
अच्छा, वृद्धि दर, देखो इस पे क्वेश्चन आएंगे, इस पे क्वेश्चन आएंगे। अभी मुझे पता नहीं है कितनों को इजी लग रहा है या कितनों को हार्ड लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी है, मैं बताने वाली हूँ अभी। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मापने की इकाई वृद्धि दर को अंकगणितीय रूप में, अंकगणितीय रूप में। अपने पास एक सेल थी, अपने पास एक सेल थी, उसमें से ये डिवाइड हुई, ये डिवाइड हुई। तो इस सेल ने क्या किया, ये वाले सेल ने क्या किया कि फंक्शन ले लिया, बट ये तो अपनी विभाजक है मेरिस्टेम, ये तो विभाजन करेगी ये फंक्शन। अगर ये फंक्शन लेके बैठ जाएगी तो विभाजन कौन करेगा? ठीक है, तो चलो भाई आगे ग्रोथ कैसे करवाएगी मेरिस्टेम। हम भी तो देखें कि यार मेरिस्टेम आगे से आगे ग्रोथ भी करवाई जा रही है, लेकिन खुद फंक्शन भी नहीं ले रही, ऐसा कैसे? हाँ, तो ये जो मेरिस्टेम की सेल है, ये एक सेल थी, एक से हुई दो सेल, दो सेल में क्या हुआ, एक ने तो मेरिस्टेम की एक्टिविटी रखी और एक ने क्या किया, फंक्शन गेन कर लिया। फिर से ये दो थी, तो दो से क्या बनेगी, अब क्या हुआ, इस मेरिस्टेम ने, देखो ये तो पहले से ही फंक्शन गेन कर रखी है, ये वाले तो पहले से ही फंक्शन गेन कर रखी है, तो इस वाले सेल ने क्या किया, एक से दो सेल बना ली। ये लो जी, एक रही मेरिस्टेम और दूसरी ने क्या किया, फंक्शन गेन कर लिया। ए लो जी, मैं यही समझा रही हूँ, इधर ध्यान दो, इधर वापस से समझा रही हूँ एक स्टेप। अब इन दोनों ने फंक्शन गेन कर लिया, इनको तो ये बना देते हैं। अब फिर से मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का काम क्या है बच्चों, डिवाइड करना, मैं वही करवा रही हूँ। मेरिस्टेम फिर से ये एक है, अब क्या बनाएगी, दो बनाएगी। ये लो साहब, दो बना दी। ये तो ऑलरेडी फंक्शन लिए हुए हैं, ये देखो दोनों ऑलरेडी फंक्शन लिए हुए हैं। अब मेरिस्टेम ने डिवाइड किया, दो सेल बनाई, एक तो मेरिस्टेम की मेरिस्टेम रह गई और इसने फंक्शन गेन कर लिया। अब समझ में आ रहा है कि मेरिस्टेम कैसे वृद्धि करवाया जा रहा है। ये डिवाइड होके एक तो मेरिस्टेम बनाता है और एक फंक्शन वाली बनाता है। फिर से डिवाइड होगा, एक नॉर्मल बनाएगा, मेरिस्टेम बनाएगा और एक फंक्शन गेन करवा देगा। इस तरह देखो, ये सेल्स जो है फंक्शन लिए जा रही हैं इस तरफ, और ये जो आगे से आगे डिवाइड हो रही हैं, ये क्या कर रही हैं, एक फंक्शन लेस है और एक के पास फंक्शन है। और फिर ये देखो, ये नीचे कर दो, देख रहे हो? मुझे लगता है अब समझ में आ गया है, अंकगणितीय रूप समझ में आ गया है, मुझे अच्छे से पता है, समझ में आ गया है, मुझे अच्छे से पता है कि समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखो ज्यामितीय तरीके से, ये वही है फॉर्मूला, एक से दो बनेगी, दो से चार। ठीक है, देखो एक से क्या बनी, एक कोशिका से दो, दो से कितनी बनी, चार, एक दो तीन चार, चार से कितनी बनी, आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ से कितनी बनी, सोलह, सोलह से कितनी बनेगी, 32। समझ में आ गया आंकड़ा, दुगना, इसका दुगना। ठीक है, फिर चार से ये डिवाइड करेगी, आठ बनाएगी, और आठ से डिवाइड होगी, 16 बनाएगी। मतलब देखो ये एक सेल है, डिवाइड की, दो बनाई, अब इन दोनों ने डिवाइड किया, ये चार बन गई। ये अलग से डिवाइड करेगी, ये अलग से, ये देखो आठ बनी कि नहीं बनी। अब ये अलग से देखो, देखो देख रहे हो, अब समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक और विभाजन है, युग्मनज का विभाजन, ये भी देख लो। जब स्पर्म का और एग का फ्यूजन होता है, मतलब शुक्राणु और अंडाणु जुड़ते हैं तो वो युग्मनज बनाते हैं। इंग्लिश में इसे जाइगोट कहते हैं। इंग्लिश में शुक्राणु को बोलते हैं स्पर्म, अंडाणु को बोलते हैं एग। इनका फ्यूजन हुआ, ये लोग आपस में मिले, निषेचन हुआ, क्या बनाया, युग्मनज। इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। तो यहाँ पे ये जाइगोट है, युग्मनज। इसमें ये एक डिवीज़न हुआ, फिर दूसरा। ठीक है, अब क्या होगा, एक और सर्कल में होगा, इस तरह से डिवीज़न होगा। ठीक है,
तो जो ये वाली जो कोशिकाएं हैं ना, वो तो आगे से आगे विभाजित की जाएगी और ये समर्थ नहीं होती है। क्यों समर्थ नहीं होती? क्योंकि ये फंक्शन ले चुकी होती है, क्योंकि ये फंक्शन ले चुकी होती है। तभी समझ में आ गया, अंकगणितीय समझ में आ गया और ज्यामिति समझ में आ गया। अंकगणितीय में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होके दो बनाती है, एक तो फंक्शन ले लेता है और एक डिवाइड रखता है अपने आप को। फिर ये आगे बढ़ के क्या करेगा? ये तो स्टॉप हो गया ना, अभी डिवाइड क्यों करेगा? फिर से मैं इस टाइम क्या करेगा? एक तो अपने जैसी बनाएगा और एक फंक्शन जैसी बनाएगा। फिर से ये क्या करेगा? ये वापस से रुक गया क्योंकि इसने फंक्शन ले लिया। फंक्शन लेते ही फिर डिवाइड थोड़ा करेंगे बेटा, फंक्शन लेने के बाद डिवाइड क्यों करेंगे? मैं इस टाइम फिर से डिवाइड हुआ, अपनी जैसी बनाई एक और एक फंक्शन वाली दिलवा दी। समझ गए? ये अंकगणित था। ज्यामितीय जो हमेशा देखते हैं, 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 सेल बनती है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। नेक्स्ट, अरे वाह, देखो ये ग्राफ देखो और ये आएगा फॉर्मूला। अगर कोई पूछ ले आपसे कि नियत रेखीय, मतलब आपसे कोई पूछ ले कि भाई हमें तो ग्राफ के थ्रू समझाओ, तो कैसे समझाओगे भाई? अंकगणितीय का बोल दिया कि ग्राफ के थ्रू समझाओ, तो ये ग्राफ बना के आ जाना, नंबर मिल जाएंगे, ख़त्म कहानी। ये अंकगणितीय का ग्राफ है, जो अंकगणितीय रूप से डिवाइड करवा रही थी ना मैं, उसका। और ये ग्राफ किसका है? ये ज्यामितीय का है। अब आप सोचोगे कि दोनों ही तो डिवाइड हो रही है, ये भी तो डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है, तो इसका ग्राफ ये इतना ऐसे स्ट्रेट सा आ रहा है और इसका ये लहराता हुआ क्यों आ रहा है? चलो मैं बताती हूँ, बताती हूँ। देखो, जो ये ग्राफ है ये तो यूनिवर्सल ग्राफ है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करी कि एक ने विभाजन किया, एक ने फंक्शन किया, ये इक्वल चल रहा है। बट यहाँ पे ये क्या हुआ? ज्यामितीय में तो क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियली डिवाइड हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? शुरुआत में, स्टार्टिंग में जब डिवाइडिंग का टाइम आता है ना, उस वक्त थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है प्रिपरेशन का थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। वक्त कैसे? प्रिपरेशन कैसे? मतलब कि जहाँ पे आप ग्रोथ करवा रहे हो वहाँ पे फूड हो, पर्टिकुलर स्पेस भी तो मिले। अरे जगह, खाना और जगह तो दोगे ना। मान लो एक बैक्टीरिया है, उसको आप एक बर्तन में ग्रो करवाना चाह रहे हो, आपने अच्छे से ग्लूकोज वगैरह ये सब डाल दिया, चलो ठीक है। तो जब तक ग्लूकोज है, फूड है, तब तक वृद्धि करेंगे। फूड ख़त्म, ये ख़त्म। अगर वृद्धि कर करके ये देखो कंटेनर पूरा फुल हो गया, अब जगह ही नहीं बची, तो अब क्या वृद्धि करेंगे? तो जब तक फूड है, स्पेस है, कोई इनको खाने वाला नहीं है, तब तक ये देखो यहाँ से फुल स्पीड में खींच देगा अपने आप को, फुल स्पीड में। ये लो जी साहब। पर यहाँ पे ये क्या जी, ये क्या हुआ? वृद्धि क्यों नहीं कर रहा अभी? ये आपने तो मैडम बताया था एक्सपोनेंशियल है। अरे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो तभी होगी ना जब फूड और स्पेस अथाह मात्रा में अवेलेबल है। ऐसा हो सकता है क्या? आज से बहुत साल पीछे जाओ, उस वक्त जनसंख्या क्या थी? लिमिटेड थी। मतलब बहुत पहले के ज़माने में क्या था, जनसंख्या इतनी, आपको भी पता है, इतनी नहीं थी। तो नोटिस करो, नॉलेज भी इतनी नहीं थी। नोटिस करो कि एक ही पेरेंट्स के कई कई दर्जन बच्चे हो जाते थे। भाई दर्जन दर्जन बच्चे होते थे। मेरी दादी के खुद के दर्जन बच्चे हैं, 12 भाई बहन हैं। तो मतलब देख रहे हो, उस ज़माने में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, अच्छा खान पान था, खेत वगैरह थे, सब कुछ था, रहने को भी बड़े बड़े हवेली से थे, आराम से रहते थे, बड़े परिवार। अब देखो आप, इन 100 सालों में, मेरी दादी 100 साल की हो गई है, इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया है। देखो आप इन 100 सालों में क्या हुआ है। इन 100 सालों में जनसंख्या देखो करोड़ों अरबों तक आ चुकी है। तो आपको फील होता है कि हाँ खाने की कमी है? आप बोलोगे नहीं नहीं, कहाँ है खाने की कमी, खूब खाना है। अगर खाना भरपूर होता तो इतना महंगा नहीं होता ना।
पहले के ज़माने में आलू खरीदो, वो उसके अलग भाव थे, उसके अलग भाव थे। पहले के ज़माने में सोने के अलग भाव थे। अभी देखो आलू के भाव, प्याज के, अरे नींबू के भाव देखो, मतलब निमुड़ा निमुड़ा नहीं, नींबू जी बोलिए, नींबू जी। ठीक है, देख रहे हो महंगाई क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं और अपन जो जनसंख्या है वो ज़्यादा होती जा रही है। जनसंख्या ज़्यादा होने से क्या हो रहा है कि स्पेस कम होता जा रहा है। ठीक है, जितने लोग जनरेशन बच्चे बच्चे होंगे उतने वो घर बनवाएंगे, ठीक है, उतनी वो गाड़ियाँ रखेंगे और वो बच्चे और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो क्या हो रहा है कि फूड और स्पेस जब तक हो तब तक ही ग्रोथ अच्छी लगती है। भाई एक के 12-12 13-13 बच्चे हैं बट खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वो ग्रोथ क्या होगी? वो मरेंगे एक आध उसमें से, तो वो ग्रोथ क्या होगी? ये लो सामान्य पे आ जाएगी, क्योंकि वृद्धि ही नहीं कर पा रहा। अब आगे वृद्धि नहीं कर पाएगा, कुछ है ही नहीं, खाने को कुछ है ही नहीं, ना रहने को जगह ना खाने को कुछ, तो वृद्धि कहाँ से होगी? आगे जनरेशन कैसे बनाओगे? तो ये ज्यामितीय ग्राफ है, इसलिए सिग्मोइडल है कि स्टार्टिंग में तो ये बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। बैक्टीरिया स्टार्टिंग में तो बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा खाना है, बहुत ग्लूकोज है और अच्छा खासा जो मैंने जिस बर्तन में इसे रखा है, जिस डिश में इसे पेट्री डिश में रखा है उसमें खूब सारी जगह है। तो जब तक जगह है, जब तक खाना है, तब तक तो ये ग्रोथ करेंगे। उसके बाद क्या? खाना भी ख़त्म और स्पेस भी नहीं बचा, तो ग्रोथ भी बंद हो जाएगी, ख़त्म। तो अगर अंकगणितीय का ग्राफ पूछा जाए तो ये ग्राफ बना के आओगे, ये ग्राफ, और फॉर्मूला ये फॉर्मूला क्या है? देखो, ये जो एल टी टाइम है, ये टाइम टी के समय लंबाई, और ये है जो पहले शून्य के साथ लंबाई की, पहले कितनी लंबाई थी, फिर कितनी, अभी कितनी लंबाई है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें पहले की लंबाई प्लस उसकी ग्रोथ रेट कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और टाइम। ठीक है, अगर हमें पर्टिकुलर टाइम पे लंबाई ज्ञात करनी है तो सबसे पहले उसकी लंबाई कितनी थी, प्लस करना है कि वो किस तेज़ी से बढ़ रहा है, वृद्धि मापो, और उसके बाद उसके गुणा कर दो टाइम से, ये फॉर्मूला आएगा। मैंने समझा दिया है आपको अच्छे से, मैंने ग्राफ रीड करना भी सिखा दिया है, ज्यामिति भी सिखा दिया है, मैंने इसको भी रीड करना सिखा दिया है आपको। इसको देखो, मैंने यहाँ पे बताया था ना कि ये जो फेज़ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिपरेटरी फेज़ होती है, इसे लैग फेज़ बोलते हैं। और ये जो है ना, ये लॉग फेज़ है, देखो लिखा हुआ है इसलिए बता रही हूँ, लैग फेज़, लॉग फेज़। ठीक है, इस ज्यामिति के लिए फॉर्मूला ये है, WT, W0 और ERT। ये देखो W1 ये क्या है? अंतिम आकार, चाहे से भार लो, ऊंचाई लो, संख्या लो। देखो बेटा फॉर्मूला यही लेगा, चाहे से ये डिजिट चेंज कर दे, इसकी जगह अगर L भी लिख लेना तो कंफ्यूज मत होना, इसकी L की जगह W भी लिख देना तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि करेंगे तभी बोल रही हूँ, करेंगे तभी बोल रही हूँ। डिजिट कुछ भी रखो, फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, ये टी, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, बाकी ये चीज़ चाहे कितना भी बदल ले वो सेम। इसी तरह अभी तो इसने वेट पे ले रखा है, इसने अभी वेट पे ले रखा है, अगर मान लो ये एल पे ले ले तो लेंथ पे ले लो, और संख्या मतलब एन पे ले ले तो ऊंचाई मतलब एल, संख्या मतलब एन, और भार मतलब वेट। अभी तो इसने वेट पे ले रखा है, ये वेट लिख दिया। सोचो एल लिख देता तो कंफ्यूज हो जाते ना कि अरे एल तो हमने वहाँ देखा था वो अंकगणित में, ना ना ना, उसका फॉर्मूला अलग है, ये देखो इसका फॉर्मूला एकदम अलग है। उसके फॉर्मूले में प्लस RT था, इसके फॉर्मूले में देखो इसकी घात में है ये, तो ये याद कर लो, ये फॉर्मूला ही आएगा। कोई नहीं पूछेगा ये फॉर्मूला बना कैसे है, कितनी बजे बना, किसने बनाया, कहाँ बनाया, किधर बैठ के बनाया, कौन से सन में बनाया, ये नहीं पूछेगा। लो जी साहब, एक और चीज़ सिखाते हैं, उसके बाद अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे। ये कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या दिखा दिया, ये पत्ती को क्या बड़ा कर रहे हैं ये? मैंने वृद्धि चैप्टर शुरू किया है तो वृद्धि से रिलेटेड ही आएगा, चाहे से आप शूट की वृद्धि कराओ या रूट की वृद्धि कराओ। अभी पत्ती भी तो वृद्धि करेगी ना बच्चों, अब क्या ये पत्ती छोटी रहेगी क्या, वो बड़ी नहीं होगी क्या? क्या पत्तियों को वृद्धि नहीं करवाओगे क्या, उसको नहीं बढ़ाओगे क्या? बढ़ाएंगे भाई, बढ़ाएंगे, उसको ही बढ़ाएंगे। पत्तियों को क्यों नाराज कर रहे हो? पत्तियों को तो नाराज मत करो भाई। मैडम आप
रूट मूल तंत्र बढ़ाने में लग रहे हो, शूट तंत्र बढ़ाने में लग रहे हो। पत्तियों का क्या मतलब, आपने तना बढ़ा दिया, आपने जड़ें बढ़ा दी, पत्तियाँ पत्तियाँ भी तो बढ़ाओ। तो देखो, ये लीफ ए है, ये लीफ बी है। अब ये जो इतना लिखा हुआ है ना, उससे कंफ्यूज मत होना आप लोग, उससे कंफ्यूज मत होना। मैं आपको एकदम बढ़िया से समझाती हूँ, ये वादा है मेरा। मैं अभी समझाऊंगी ना, समझ में आ जाएगा। ये इस टर्मिनोलॉजी से ज़्यादा इजी ये जो मैं समझाने वाली हूँ ना वो लगेगा। जैसे इसको समझ जाओगे ना तो ये अपने आप ही समझ जाओगे, अच्छा ये कहना चाह रहा है कि अब भी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखो, मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना जिसमें परम वृद्धि पर कहते हैं। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, अब चाहे बेचारे ने कितनी भी अच्छी हिंदी लिख के समझाई हो, अभी नहीं समझ में आएगा। जब तक मैं नहीं समझाऊंगी तब तक समझ में नहीं आएगा। ट्राई कर लेना। हाँ, कहीं और से पढ़ के आ गए हो तो वो अलग बात है। देखो, मैंने 2 पत्तियाँ उठा ली, मेरे को वृद्धि जाननी थी, मैंने 2 पत्तियाँ उठा ली। एक छोटी वाली उठा ली और एक बड़ी वाली उठा ली। एक तो पत्ती ए है, एक पत्ती बी है। देख रहे हो साइज़, देख रहे हो, अलग अलग वाली साइज़ की ली है मैंने, सेम साइज़ की नहीं ली मैंने, अलग अलग साइज़ की 2 पत्तियाँ ली है। मैंने इस पत्ती को रख दिया। अब मेरे को जानने का है कि ये वाली जो पत्ती ए है वो कितनी वृद्धि कर रही है और जो पत्ती बी है वो कितनी वृद्धि कर रही है। मुझे जानना है ये चीज़। इसके लिए मुझे 2 वृद्धि दर दिए गए हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। कि सबसे पहले निरपेक्ष वृद्धि दर निकाल के दिखाओ, उसके बाद सापेक्ष। देखो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट ग्रोथ और एक होती है रिलेटिव ग्रोथ। देखो, निरपेक्ष और सापेक्ष ये सब चीज़ों के चक्कर में इससे मैं तुम्हें बताती हूँ। एक तो होता है, अरे क्या हो गया, एब्सोल्यूट ग्रोथ और एक होता है रिलेटिव ग्रोथ। अब चलो मुझे एब्सोल्यूट ग्रोथ कैलकुलेट करना दिखाओ। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ में मैंने क्या देखा कि जो पत्ती ए थी उसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या थी कि पहले ये 5 वर्ग सेंटीमीटर था और बाद में ये 10 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो मतलब कितने का आया, 5 का। हाँ जी, देखो 5 में मतलब पत्ती ए में 5 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से वृद्धि हुई। क्या ये मैंने कैलकुलेट कर ली? हाँ जी। अभी किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या? देखो, ये पहले 5 वर्ग सेंटीमीटर थी, फिर ये 10 सेंटीमीटर हो गई, ये देखो। तो कितनी वृद्धि हुई? तो कितनी वृद्धि हुई? 5। अबे 10 में से 5 घटाओ, 5 आएंगे। ये 10 है, इसमें से इस 5 को घटाओ, 5। तो पत्ती ए की जो निरपेक्ष वृद्धि दर है वो 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब मेरे को निकाला बाद में पत्ती बी की, कि भाई पत्ती ए की निरपेक्ष दर निकाल ली, पत्ती बी की भी तो निकाल। तो पत्ती बी को देखा मैंने कि पहले इसकी जो क्षेत्रफल था, जो भी था, माप थी, 50 वर्ग सेंटीमीटर था। पत्ती बी का 50 सेंटीमीटर था। बाद में इसकी ग्रोथ हो गई, ये देखो थोड़ी सी ग्रोथ हो गई, 55 वर्ग सेंटीमीटर। तो बताओ कितनी वृद्धि हुई? तो मैंने 55 में से 50 को माइनस कर दिया, घटा दिया। ये लो साहब, इसकी भी 5 वर्ग सेंटीमीटर ही वृद्धि हुई साहब। तो ये थी निरपेक्ष वृद्धि दर। तो मैंने निरपेक्ष निकाली, मेरे को तो दोनों का ही सेम आया कि ये भी 5% ही बढ़ रहा है, ये भी 5% ही बढ़ रहा है। तो अब बोला जा रहा है कि सापेक्ष निकाल के दिखा, सापेक्ष में तो अंतर आना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि छोटी पत्ती भी सेम ग्रोथ रेट ही दिखा रही है और बड़ी पत्ती भी सेम ही ग्रोथ रेट दिखा रही है? फिर मैंने बोला ठीक है, सापेक्ष करते हैं, मतलब रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव लोगों का काम ही यही होता है,
रिलेटिव लोगों का काम क्या होता है, तुलना ही तो करते हैं बैठ के, इसको कंपेयर, फलाने का तो ये बन गया, फलाने का देखो वो कितना बढ़ गया, ये देखो कहाँ पर रह गए। तो मतलब ये अपने नाम के अकॉर्डिंग है, रिलेटिव मतलब तुलना। बेचारा यहाँ पे कोई तुलना कर रहा था कि ये बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा था, कैलकुलेशन हो गई, ये बढ़ा कैलकुलेशन हो गई, बस कोई माथा फोड़ी नहीं। बट नहीं, रिलेटिव लोगों को तो बहुत मतलब होता है। आप भी खुद समझो, रिलेटिव लोगों को तो पहले पंचायती होती है कि फलाने का उसमें पटवारी बन गया, उसमें बाबू बन गया, इसमें आरएस बन गया, आईपीएस बन गया, तुम्हारा तो कुछ ही नहीं बना। तो रिलेटिव का काम ही यही है। देखो यहीं से मुझे लगता है, यहीं से रिलेटिव की निकला टर्म। तो इसमें क्या था, इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देखो। अब आप सापेक्ष वृद्धि दर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि निरपेक्ष दर बटा प्रारंभिक दर, निरपेक्ष दर को लिखो और उसकी प्रारंभिक दर को लिखो और गुणा 100 कर दो। मैं करके दिखा दूँ? मुझे पत्ती ए की सापेक्ष दर, रिलेटिव ग्रोथ निकाल के दिखानी है। तो मैं क्या करूँगी, पहले तो पत्ती ए की निरपेक्ष दर लिखूँगी 5 बटा इसकी जो प्रारंभिक ग्रोथ थी वो कितनी थी, प्रारंभिक देखो 5 गुणा 100। तो मैंने इसका रिलेटिव ग्रोथ क्या निकाला, देखो कर दी ना, बिड़ाई कर दी ना, ग्रोथ निकाल लिया ना कि कितना किया, बताना जरा। 100% ग्रोथ दिखाई है बेचारी छोटी पत्ती ने, अपने लेवल से 100% दिखा दी पत्ती ने। बोलो अरे पत्ती बी की निकाल के दिखाई हो जरा, इसकी सापेक्ष तो निकाल के दिखाओ कैलकुलेशन में। तो ये बोला कि ठीक है, पत्ती बी की निरपेक्ष दर क्या है, पत्ती नी की तो जी 5 है। अच्छा तो पत्ती बी की जो प्रारंभिक दर थी वो कितनी थी, मैं बोली 50 है जी। आ लो साहब, ये 1 से 1 काटा, 5 से ये लो, आ लो जी 10%। मतलब छोटी पत्ती 100% ग्रोथ रेट शो कर रही है और जो पत्ती बी है वो 10% ही। देखा, मतलब ये कमाल की निकली। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है, ये मैंने आपको सिखा दिया है, जो कि इसमें बता नहीं रखा है, आप उलझ ही जाते। ये देखो कहीं भी नहीं बता रखा, ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई है ना आपको, ये कहीं नहीं है। आपको कुछ ये लिख दिया कि निरपेक्ष दर है और एक सापेक्ष दर है, लेकिन लिखा किधर है, लिख के किधर दिया है आपको? तो बस ये 4-5 लाइन दिख दी है, इसमें क्या समझ में आएगा आपको? लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया है। अब तो चाहे कितने पैमाने बदल दो, आप कैलकुलेट कर लोगे। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं फिर हमारे लेक्चर को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम वृद्धि की दशाएं, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, ग्रोथ को। भाई टेम्परेचर है कम है कि ज़्यादा है, लाइट कम है कि ज़्यादा है, पानी कम है कि ज़्यादा है, गुणवत्ता मतलब मिनरल कम है कि ज़्यादा है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा उसके बाद ये इम्पोर्टेंट विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन पढ़ेंगे। कमाल की चीज़ है ये, कभी किसी को नहीं आएगी बिना समझाए। तो ये कितनी टिपिकल हिंदी लिख रखी है, आधा तो हिंदी पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूज रहे, लेकिन अपन समझाएंगे। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी। तो अब यहाँ तक हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। अभी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर, चैप्टर 15। तब तक के लिए थैंक यू।